अच्छा, हम लोग तब इंटरफेस के बारे में देखें कल। तो इंटरफेस के बारे में आपको बड़ी बेसिक बात ये याद रखनी है कि सारे मेथड्स इसमें क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो उसके सारे में इम्प्लीमेंट, मतलब जब भी किसी क्लास के अंदर ये एक्सटेंड नहीं होगा, क्लास के अंदर हमेशा क्या होगा, इम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज होगा, और वो क्लास उसके सारे मेथड्स को अपने अंदर क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी या बनाएगी, उसका कोड लिखेगी। एक बात ये याद रखनी है, और एक बात ये भी याद रखनी है कि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा स्टैटिक और फाइनल होते हैं। और फाइनल होने का क्या मतलब होता है, ऐसा वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल का मतलब जब आप डिक्लेयर करोगे उसी टाइम पे इनिशियलाइज करोगे और उसके बाद उसके ऊपर दोबारा रीअसाइनमेंट नहीं कर पाओगे, वही क्या होता है, फाइनल, ठीक है। अच्छा, तो फाइनल वर्ड याद रखा, क्योंकि बहुत इंटरव्यू पूछते हैं, एक बड़ा फेमस उनका क्वेश्चन है, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। फाइनली आपको नहीं पढ़ाया गया, फाइनलाइज नहीं पढ़ाया गया, लेकिन फाइनल वर्ड आप सुन लिए हो ना, वो पूछेंगे कि फाइनल का क्या मतलब है, क्या फाइनली, फाइनल देखो, फाइनल ऊप से रिलेटेड है, फाइनली जो है वो क्या कहते हैं तुम्हारा इससे रिलेटेड है, ट्राई कैच एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड है, और जो फाइनलाइज है वो मेमोरी फ्री करने से रिलेटेड है। तो तीनों एकदम अलग अलग चीज़ें, लेकिन नाम से एक जैसे लगते हैं ना, इसीलिए इंटरव्यू में पूछते हैं कि फाइनल फाइनलाइज में, फाइनल फाइनली फाइनलाइज में क्या अंतर है, या फाइनल फाइनली फाइनलाइज बताओ, है ना, क्योंकि इनके नेम क्या है, एक जैसे, ठीक है। अच्छा, तो चलो एक दो, तो इंटरफेस के बारे में इतनी बात याद रखोगे। अच्छा, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो फाइनल वर्ड के बारे में बात और जान लो आज। ये जो फाइनल वर्ड है, जैसे चलो एक क्लास मान लो ए है, ये ए है, इसने एक्सटेंड किया किसे, क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र के ये सब क्या है, मेथड्स है ना। अच्छा, ये बताओ क्या ये सर्च एलिमेंट्स मेथड को, जो कि किस क्लास का है, क्रोम ब्राउज़र का है, क्रोम ब्राउज़र एक्सटेंड किया गया है कहाँ, ए के अंदर, तो ए क्या है, चाइल्ड है, क्रोम ब्राउज़र क्या है, पेरेंट है, तो क्या क्रोम ब्राउज़र के मेथड को ये ओवरराइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पेरेंट भाई ओवरराइड करने के लिए करना क्या होता है, चाइल्ड को सेम नेम का मेथड बना देगा, तो पेरेंट वाला अपने आप क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ जैसे मान लो क्रोम ब्राउज़र एक क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है एक्स, है कि नहीं, इसको अगर हम ओवरराइड करना चाहे तो हो जाएगा। हम बस क्या करेंगे, इसी ए क्लास के अंदर जाएंगे और सेम नेम का मेथड बना देंगे, सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम और पैरामीटर, एक मेथड बना देंगे, अब ये ओवरराइड हो गया। और अगर हम चाहें तो अब इसके ऊपर लिख सकते हैं क्या, @override, ठीक है। अब इससे क्या, ओवरराइडिंग से क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो पेरेंट की डिफिनेशन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना। भाई पेरेंट का मेथड चलता तो कुछ और करता, उसने चाइल्ड, भाई चाइल्ड का लोड हो रहा है, चाइल्ड ओवरराइड कर रखा है, तो दिखेगा कुछ और, चलेगा कुछ और। तो जो पेरेंट का बिहेवियर होता है वो चाइल्ड क्या कर देता है, चेंज कर देता है कि नहीं कर देता। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं कि इस मेथड को कोई भी इसका चाइल्ड चेंज न कर पाए, गलती से भी ओवरराइड न करे, अभी तो कर सकता है ना, कर ही रहा है, तो यहां पे भी वर्ड चलता है क्या, फाइनल। अगर एक मेथड को आपने, मेथड भी फाइनल बनता है, मेथड फाइनल होने का मतलब क्या है, जो यहां लिखा है वही फाइनल है, जो यहां लिखा है वही फाइनल है, अब कोई चाइल्ड इसे ओवरराइड नहीं कर सकता। देखो ये कर रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, उनपे एरर आने लगी कि नहीं आने लगी। तुम सोच रहे हो कि ओवरराइड लिखा है, ओवरराइड लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर आ रही है ना। अगर एक मेथड है, तुम चाहते हो उस मेथड को उसके जो चाइल्ड हैं वो लोग चेंज ना कर पाए, ओवरराइड ना कर पाए, तब तुम मेथड को ही क्या बना दोगे, फाइनल। तो ऐसे देखो ओवरराइड करने की कोशिश की है तो एरर आ गई ना, कर्सर लेके जाओ बताएगा।
कह रहा है रिमूव फाइनल मॉडिफायर ऑफ क्रोम ब्राउजर डॉट एक्स। कह रहा है अगर आपको ओवरराइड करना है तो क्रोम ब्राउजर क्लास के एक्स मेथड से फाइनल वर्ड पहले क्या करो, हटाओ। आई बात समझ में? तो कहो, जब पूछेगा फाइनल के बारे में तो कहना भाई फाइनल वेरिएबल भी हो सकता है, फाइनल मेथड भी हो सकता है। अगर फाइनल वेरिएबल है तो इसका मतलब है उसे जब डिक्लेयर करेंगे तभी क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे और उसमें दोबारा वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही बोलोगे मेथड भी फाइनल हो सकता है। अगर मेथड फाइनल हो जाएगा तो कोई भी चाइल्ड उसको ओवरराइड करके उसको चेंज नहीं कर पाएगा, जो है फाइनल है। अब ये नहीं कि तुम ओवरराइड करोगे और अपने हिसाब से डिफिनीशन को क्या कर दोगे, कोड अलग लिख दोगे, ये नहीं कर सकते। तो याद रहेगा। तो दो जगह फाइनल यूज होता है ना, कहाँ, वेरिएबल्स में भी और मेथड्स में भी। हाँ बोलो। यूज करने को चाइल्ड तो करेगा ही। क्या तुम्हारा जो फाइनल वेरिएबल है यूज नहीं कर सकते? यूज करो लेकिन वैल्यू मत डालो। हम कह रहे हैं उस वैल्यू को 100 बार प्रिंट कराओ, वो करेगा। लेकिन तुम कहो कि हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो चेंज नहीं कर देगा। अभी इस मेथड को कॉल करने से मना नहीं कर रहा। क्रोम ब्राउजर का जो एक्स मेथड है ये कॉल करने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ इसे ओवरराइड करके तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है कि? हाँ बोलो। हाँ हाँ, कहाँ कहीं भी कॉल करो। लो इंटरफेस है ना, क्या नाम है उसका, वेब ब्राउजर ना। हाँ ये है ना वेब, वो तो स्टैटिक है, उसके लिए तो ऑब्जेक्ट को कुछ जरूरत ही नहीं। वेब ब्राउजर डॉट लगाओ, आ रहा है ना XYZ, हो रहा है ना कॉल। अरे स्टैटिक के लिए तो कोई झंझट ही नहीं होती, चाहे इंटरफेस हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे क्लास हो, बस उसका नाम लिखो, डॉट लगाओ, सीधे आएगा। सीधे क्या करना है, कॉल करना। यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं होती। हाँ नहीं, जो मस्ट है तो ठीक है। हाँ हाँ, अगर वो तुम्हें नहीं, देखो मस्ट तो है, लेकिन तुम्हें अगर ये लगता है कि इनकी डिफिनीशन जो है, इनमें लिखा हुआ कोड कोई अपने हिसाब से ओवरराइड करके नहीं देगा, ओवरराइड करके अपना कोड लिख देगा तो दिखेगा उनका, चलेगा इनका, इसको तुम रोकना चाहते हो। तुम चाहते हो भैया दिखे भी उन्हीं का, चले भी उन्हीं का। मतलब चाइल्ड ओवरराइड करेगा तभी तो ऐसा होगा कि दिखेगा उनका, चलेगा इनका। जब चाइल्ड को उस नाम का मेथड बनाने ही नहीं दे रहा है, ओवरराइड करने ही नहीं दे रहा है, तो जो है वो फाइनल है कि नहीं है? मतलब बस भैया यही मिलेगा, अपने हिसाब से बदलाव या वही। नहीं तो ओवरराइडिंग करके क्या करते हो, अपने हिसाब से बदलाव कर लेते हो ना। क्लियर है ये? तो फाइनल मेथड भी समझ में आया। अब लेकिन फाइनल मेथड स्टैटिक नहीं होगा। क्यों? फाइनल मेथड कभी स्टैटिक मेथड को फाइनल नहीं बना सकते। बताओ क्यों? अरे यार फाइनल वर्ड है ओवरराइडिंग रोकने के लिए। स्टैटिक मेथड ओवरराइड होता ही नहीं, तो उसके लिए फाइनल मेथड की क्या जरूरत, फाइनल कीवर्ड की क्या जरूरत है? हर चीज जुड़ी है एक दूसरे से ना। एक कंसेप्ट बताने से पहले दूसरे कंसेप्ट के बारे में भी सोचने की कोशिश करो। भाई एक स्टैटिक मेथड वो नहीं हो सकता फाइनल। क्यों? फाइनल कीवर्ड यूज होता है किस लिए? मेथड को ओवरराइडिंग से रोकने के लिए। और जब स्टैटिक मेथड ही ओवरराइड नहीं होता तो रोकोगे क्या? तब काय को रोकने के चक्कर पड़ रहे हो जब उसमें वो बिहेवियर, वो फीचर है ही नहीं। आई बात समझ में? अच्छा, ये समझ में आया। और एक चीज ये देखना, क्लास भी फाइनल हो सकती है। ये देखो, पब्लिक क्लास, अगर क्लास फाइनल कर दिए तो वो क्लास एक्सटेंड होगी ही नहीं। ये देखो एरर आ गया कि नहीं आ गया? कर्सर ले जाओ, कहेगा अगर कोई क्लास फाइनल है तब आप उस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। भाई एक्सटेंड करोगे, ठीक है। अब जैसे तुम्हें लगता है कि मेरी एक क्लास है, क्लास में 10 मेथड है और तुम चाहते हो कि ये इस क्लास है, क्लास के अंदर टोटल कितने मेथड है? 10, और चाहते हो कि इन 10 के 10 को कोई ओवरराइड ना कर पाए। एक तो रास्ता ये है कि जाओ 10 मेथड पे क्या डाल दो, फाइनल, है ना। और या तो फिर क्या कर दो, क्लास को ही बना दो क्या, फाइनल। फाइनल कर दोगे तो कोई एक्सटेंड ही नहीं कर पाएगा। जब एक्सटेंड नहीं करेगा तो ओवरराइड कहां से करेगा? आई बात समझ में?
सब लॉजिकल चीजें हैं ना। अब एक चीज ये देखो, लेकिन एक इंटरफेस को कभी आप फाइनल नहीं बना सकते। अरे यार, इंटरफेस में ले दे के एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, बिना ओवरराइड किए क्या काम का है, इसमें तो कुछ काम का नहीं है, तो इसमें फाइनल लगाने नहीं देगा, जाओ कहेगा भैया यहाँ का है फाइनल लगा रहे। इंटरफेस तो चीज ऐसी है जिसे कोई ना कोई जाके इन मेथड्स जिनका नाम लिखा है कोई ना कोई क्या करेगा, बनाएगा। और तुम कह रहे हो फाइनल है मतलब ये एक्सटेंड ही नहीं होगा, एक्सटेंड ही नहीं होगा या इंप्लीमेंट ही नहीं होगा, तो इनका मतलब क्या आ गया। इसीलिए फाइनल कीवर्ड याद रखना न इंटरफेस में इस्तेमाल हो सकता है और न ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी तो जरूरत पड़ती है किसी और की, बिना किसी में एक्सटेंड की, जिसमें एक्सटेंड होगा वही उसके मेथड इंप्लीमेंट करेगा और उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें रखा जाएगा। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कभी फाइनल नहीं हो सकती, इंटरफेस भी कभी फाइनल नहीं हो सकता। क्लास फाइनल हो सकता जो नॉर्मल क्लास है। अगर नॉर्मल क्लास कोई फाइनल हो गई तो कोई बंदा उसे एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। याद रहेगा, ये चीजें लिख लेना। ये सब इंटरव्यू में एकदम जिसे कहते हैं ना हर बार पूछे जाने वाली चीजें, कि अगर किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे होगे तो 2-3 राउंड तो होते ही हैं। पहले राउंड में नहीं पूछा गया तो दूसरे में पूछेगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा और वह बाहर भी कर देगा। एक ही दो क्वेश्चन बाहर करता है। याद रखना, कभी ये मत सोचना इंटरव्यू में हम बैठेंगे तो आधा 70% बता देंगे तो पास हो जाएंगे ना। स्ट्राइक रेट कम से कम 95 या 98, 99% या 100% ही होना चाहिए। मतलब वो 25 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 25 के 25 जवाब देने हैं। 24 भी दोगे तो भी बाहर करेगा वो। 23-24 भी बताओगे तब भी वो क्या करेगा, बाहर ही करेगा। और जितना बेसिक क्वेश्चन होगा, जो जिन क्वेश्चन को लेकर हम कह रहे हैं कि हमेशा पूछा जाता है, मतलब वो उतना ही बेसिक है। जितना बेसिक क्वेश्चन होगा उसका जवाब नहीं दोगे तो उतना ही वो लेगा नहीं। ठीक है, तो अब फाइनल क्लियर हुआ। चलो अच्छा, अब आओ एक बार फिर से कुछ एक पुरानी चीज रिकॉल करते हैं। चलो क्लास क्या नाम रखें, तो नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। चलो पेरेंट रखते हैं, चलेगा? या कंफ्यूज तो नहीं हो गए? एक क्लास बनाया, इसका नाम क्या रख दिया, पेरेंट। कुछ भी नाम हो सकता है क्लास का, XYZ। हमने नाम क्या रखा, पेरेंट। ऐसा नहीं कि पेरेंट नाम रखा इसलिए पेरेंट है, तो नाम रख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। एक क्लास है पेरेंट। अच्छा, इसके अंदर एक मेथड है, किस नाम का, P नाम का, तो हो सकता है ना। अच्छा, और एक चीज देखते हैं, इसी के अंदर ये क्या है, ये मत भूलो, याद रखना। किसी क्लास के अंदर अगर कोई ऐसा कोड ब्लॉक बनाया जाए जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करे, जिसमें स्टैटिक वाइड या रिटर्न टाइप ना हो, सीधा पब्लिक लिखा हो और क्लास का नाम लिखा हो, इसी को बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर। और आपको पता है कंस्ट्रक्टर, यहाँ लिख देते हैं, आई एम पेरेंट या आई एम, हाँ, पेरेंट क्लास क्या, कंस्ट्रक्टर। और इसका बिहेवियर आप जानते हो। चलो एक और क्लास बना देते हैं, न्यू करके उसका नाम रख देते हैं oops टेस्ट करके, है ना, जिससे यहाँ हम लोग थोड़ा चेक करके देखेंगे। आपको पता है अगर लिखें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम क्या है, पेरेंट, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाओगे और प्रिंट हो जाएगा क्या, आई एम पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। वजह क्या है, क्योंकि इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर, और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप चलता है। जो तुम्हारा क्रोम ड्राइव, न्यू क्रोम ड्राइवर करते हो ब्राउजर लॉन्च हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्रोम ड्राइवर के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर उन लोगों ने ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिखा है। तभी तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो, देखते हो फट से ब्राउजर क्या हो गया, लॉन्च हो गया। तो ऐसे ये देखो, ये समझ में आ रहा है एकदम। और ये कंस्ट्रक्टर है वो भी क्या, विदाउट पैरामीटर, है ना। और इसी का एक नाम और चलता है, क्या बोलते हैं,
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, बस यही जो कंस्ट्रक्टर बनाते हो, अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं है तो उसी को क्या बोलोगे? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। याद रहेगा ये? अच्छा, तो ये समझ में आया सबको? कब बनता है, कब चलता है? ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे। और पूछे कई बार कंस्ट्रक्टर का यूज क्या है, तो कहो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अगर हमें कुछ चीजें इनिशियलाइज करनी है तो वो काम हम कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्टर के अंदर, जिससे कि जब ऑब्जेक्ट बने अपने आप वो चीजें इनिशियलाइज हो जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? एक कंस्ट्रक्टर चलो और बनाते हैं, पब्लिक पेरेंट, और यहां लिखते हैं एक पैरामीटर देते हैं। भाई पैरामीटर हो सकता, भाई मेथड जैसे मेथड होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी होता है, बस इसमें स्टैटिक वाइड और रिटर्न टाइप नहीं होता। देखने में तो भी जैसे मेथड जैसा होता है, पैरामीटर उसमें भी हो सकता है, ये भी कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। याद रहेगा? ठीक, लेकिन देखो यहां एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब न्यू पेरेंट होगा, कोई पैरामीटर भेज रहे हो तुम? नहीं भेज रहे हो ना। तो जब न्यू पेरेंट होगा तो वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा, और तुम्हें पता है जब ऑब्जेक्ट बनाने जाएगा तो पहले क्या चलाएगा? कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में तो मांग रहा है और वो सामने वाला दे नहीं रहा है, इसीलिए क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। सही सोल्यूशन क्या है? भेज दें यहाँ पे। सही है? नहीं ना, वो इंट मांग रहा है और तो तुम स्ट्रिंग कैसे दोगे? तुमको भी क्या देना है यहाँ पे? इंट देना है। तो ये तो तुमको पता है ना अब से कि यार कंस्ट्रक्टर होते हैं दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। अगर बिना अगर वैल्यू नहीं भेजोगे ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तो डिफॉल्ट वाला चलेगा, पैरामीटर भेजोगे तो कौन सा चलेगा? पैरामीटर वाला चलेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये दोनों समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? बताओ, कोई कंफ्यूजन हो पूछो, क्योंकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे जो बताने वाले हैं सब इसी पे बेस्ड है। हाँ बोलो। बिल्कुल। अच्छा देखो पहली बात तो देखो, एक क्लास कंस्ट्रक्टर की पहली डिफिनीशन क्या है? कंस्ट्रक्टर की पहली शर्त ये होती है कि उसका नाम क्लास के नाम से मैच करना चाहिए। तो एक क्लास के अंदर दूसरे नाम का कंस्ट्रक्टर तो तुम बना ही नहीं सकते, तुम्हारी मजबूरी है ऐसे। लेकिन एक देखो यहाँ एक कंस्ट्रक्टर ये भी है, एक कंस्ट्रक्टर ये भी है। एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं तुमको? दो। और एरर नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के पैरामीटर में क्या, जैसे यार यही देखो, पी नाम का मेथड एक है और पी नाम का मेथड एक और बनाएंगे तो एरर देगा ना, क्योंकि जावा ये भाई कंफ्यूज हो जाएगा। जावा ये पी तो कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, वो जब कॉल करोगे तो समझ नहीं पाएगा इसको कॉल करना है कि इसको कॉल करना है। इसीलिए अगर दो का नाम तुम सेम रखना भी चाहते हो तो तुम्हें पैरामीटर में अंतर रखना चाहिए। जैसे मान लो मैं इंट डबल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिया क्या डबल। अब देखो एरर गई ना, अब एरर गई कि नहीं? अब क्या है कि अगर आप पी मेथड कॉल करोगे और पैरामीटर नहीं भेजोगे तो कौन चलेगा? ये वाला। और पी मेथड कॉल करके पैरामीटर भेजोगे तो कौन सा चलेगा? ये वाला। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या है? इन अ क्लास है, ये कह सकते हो देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम इन अ क्लास बट देयर शुड बी डिफरेंट पैरामीटर सिग्नेचर। मतलब सबके पैरामीटर क्या होना चाहिए? अलग होना। पैरामीटर अलग होने का मतलब है या तो एक में नंबर ऑफ पैरामीटर में अंतर हो, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर में अंतर हो, या तो सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर में क्या हो? अंतर हो। जैसे ये भी दो भेज रहा है, ये भी दो भेज रहा है, लेकिन ये पहला इंट दूसरा स्ट्रिंग, ये इंट स्ट्रिंग भेज रहा है, ये स्ट्रिंग इंट भेज रहा है, तो दोनों में क्या है? अंतर है ना, अंतर होना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। और ये क्या है? मेथड्स की ओवरलोडिंग। तो सेम वही कंसेप्ट यहां भी चलता है। एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, नाम तो उनका सबका सेम ही होगा,
लेकिन उनके पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए, और इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। तो मेथड भी ओवरलोड होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स भी ओवरलोड होते हैं, याद रहेगा। अब देखो, अब सवाल उठता है कि सर जी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा? दो है ना, दोनों नहीं चलेंगे, या तो ये चलेगा या तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे आपने क्या किया है। आपने ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे क्या किया है? देखो इंट भेजा है ना, इंट भेजा है ना, तो अपने आप कौन सा चलेगा? पैरामीटर वाला चलेगा। अगर यही ऑब्जेक्ट बनाने, अब देखो मत भेजो, एरर दे रहा है, नहीं भेजोगे तो कौन सा चल जाएगा? बिना पैरामीटर वाला। पैरामीटर भेजोगे तो कौन सा चल जाएगा? ये वाला। याद रहेगी बात है, अब सही है। तो और इवन और तो हमको, अगर हम ऐसे करें न्यू पैरामीटर और नंबर भेज दें, अब क्या होगा तुम देखते हैं। यहां प्रिंट कर देते हैं आई एम पेरेंट क्लास क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये कहता है क्या है? पैरामीटराइज्ड। अब तुम चला के देखो, जब लाइन नंबर 8 चलेगी तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा, और जब लाइन नंबर 9 चलेगी तो पैरामीटराइज्ड चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग याद रहेगी ना, कैसे हो रही है पता है, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम देख के बता सकते हो ना कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा कंपाइल टाइम पे जब कोड लिख रहे हो। इसीलिए एक चीज और भी कही जाती है, ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम का कंसेप्ट है, और जो ओवरराइडिंग है वो रन टाइम का। कंपाइल टाइम पे तो दिखाता है हम उनका कॉल करेंगे, और रन टाइम पे किसको कॉल कर देता है? दूसरे को। लेकिन ओवरलोडिंग ऐसा नहीं करता, ओवरलोडिंग जिसको दिखाता है उसी को कॉल करता है। मतलब जैसा कंपाइल टाइम पे है वैसा ही रन टाइम पे, इसलिए कहते हैं ये कंपाइल टाइम कंसेप्ट है। लेकिन जो ओवरराइडिंग है, कंपाइल टाइम पे कुछ और दिखता है, जब कोड लिखते हो डॉट लगाते हो कहता है हम उसका कॉल करेंगे, और रन टाइम पे कॉल किसी और का। इसीलिए कहते हैं ओवरराइडिंग क्या है? रन टाइम कंसेप्ट है। ओवरराइडिंग रन टाइम पे डिसाइड होती है, लेकिन ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है कि कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा। क्लियर है? तो अभी इतनी बात समझ में आई सबको? कोई इशू इसमें नहीं ना? देख लो, कुछ पूछना है पूछो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग, उन्हें कॉल करना, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज और भी देख लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं, ध्यान से सुनना, एक कंस्ट्रक्टर भी चाहे तो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। जैसे मेथड एक दूसरे को कॉल नहीं करते, जैसे मेथड एक दूसरे को कॉल करते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर्स भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। जैसे आपको हम दिखाते हैं, ये कौन सी लाइन है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है? पैरामीटराइज्ड वाला ना। अगर ये कॉल करना चाहे किसको? डिफॉल्ट वाले को, तो वो लिखेगा क्या? एक वर्ड दिस, याद रखना है, दिस और पैरेंथेसिस। देखो इसको तुम एक काम करते हैं, दिखाते हैं आपको। आप बताओ लाइन नंबर 8 हटाओ, तो यहाँ एक ही लाइन लिखी है ना, लाइन नंबर 9। क्या भेज रहे हो? पैरामीटर में 34। जब चलेगा पेरेंट क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ से क्या जाएगा? 34 भेज रहे हो, तो किससे मैच करेगा? पैरामीटराइज्ड से ना। और जब ये चलाने आएगा तो फिर लाइन नंबर 11 पढ़ेगा। यहाँ लिखा है दिस और पैरेंथेसिस। दिस का मतलब दिस, और पैरेंथेसिस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो ये किसको कॉल करेगा फिर? इसको। तुम देखना अभी, अगर हम चलाएंगे, अगर हम इसको चलाएं तो देखो क्या प्रिंट होगा। एक काम करते हैं, डिबग करना तो सब जानते हैं ना, चलो डिबग करके देखते हैं। तुम्हें पता ही है डिबग करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जहां जहां हमको लगे रोक रोक के देखना है, वहां वहां क्या कर दें, ब्रेक पॉइंट। तुम देखो भी, हम यहां से चलाते हैं डिबग मोड में। देखो कहां जाएगा?
पहले जाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा यहाँ रुक नहीं रहा है, चलो अच्छा ठीक है। ये लेकिन ये तो देखो दिख तो रहा है तुम्हें, क्या हुआ, ये चला, पहले कौन चलेगा, लाइन नंबर 12 चलेगी कि 11? पहले 11 चलेगी ना भाई, ये चलाने आया इसको कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि तुमने पैरामीटर भेजा है। फिर लाइन नंबर किसको चलाएगा, 11। 11 में लिखा है दिस और पैरेंथेसिस, तो वो चलाने चला जाएगा किसको, इस कंस्ट्रक्टर। इसीलिए देखो प्रिंट हो रहा होगा पहले आई एम पेरेंट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद जब इस कंस्ट्रक्टर को चला के लाइन नंबर 11 दिस कंप्लीट हो जाएगा, तब लाइन नंबर 12 चलेगी। इसीलिए देखो बाद में लिखा हुआ है क्या, आई एम पेरेंट क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अब समझ में आ गई बात। अच्छा अब एक काम और भी करके देखो, ये तो किसने कॉल किया, पैरामीटराइज वाले, ठीक, पैरामीटराइज मतलब सॉरी पैरामीटराइज वाले ने कॉल किया किसको, डिफॉल्ट वाले। अगर कभी ऐसा हो कि डिफॉल्ट वाला सोचे कि हम कॉल करें किसको, पैरामीटराइज को, तो वो भी यही लिखेगा क्या, दिस, लेकिन एरर दे रहा है ना, क्योंकि अगर इस कंस्ट्रक्टर ये कंस्ट्रक्टर सोचेगा कि ये चले तो दिस तो सही लिखा है उसने, लेकिन दूसरे कंस्ट्रक्टर जिसको चलाना चाहते हो वो तो पैरामीटर मांग रहा है ना, तो तुमको दिस सिर्फ नहीं लिखना पड़ेगा, दिस और एक नंबर। अब देखो न्यू पेरेंट करें, पैरामीटर ना भेजें, कौन सा कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट चलेगा, डिफॉल्ट वाला। और जब डिफॉल्ट वाला चलेगा तो लाइन नंबर 7 पड़ेगा, दिस 56 भेजेगा तो किसको चलाएगा, ये पेरेंट वाले। अब देखना प्रिंट होगा क्या, पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और बाद में डिफॉल्ट। तो अब समझ में आया कैसे कॉल करने हैं। अगर मान लो इसी में एक पैरा एक और हो, कोई गलत है इसमें, नहीं। अब कितने कंस्ट्रक्टर हैं इस क्लास के अंदर, ओवरलोडेड 3, एक बिना पैरामीटर का, एक इंट पैरामीटर के साथ और एक स्ट्रिंग पैरामीटर के साथ। यहाँ पे सर जो इस टाइप का मेथड है, हाँ पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है, इसमें सर हम कोड लिखते हैं, मान लीजिए एरिया और सर्किल का, तो इसको जब कॉल करेंगे मेथड में तो वहाँ पे जो लिखते हैं सर पैरामीटर में देखते हैं नंबर, हाँ तो हम रेडियस की वैल्यू चाहे जो भी रखें, हाँ तो वो रिजल्ट देगा। क्यों, और क्या, बिल्कुल। तो सर अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इसके अंदर कोड लिखे, हाँ तब इसको कॉल कर इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहें, हाँ, इसकी मदद से इसको पैरामीटराइज वाले कंस्ट्रक्टर को, मतलब दिस वाले, मतलब बिना डिफॉल्ट वाले से कॉल करना चाहते हो पैरामीटराइज्ड वाले को, तो करो ना। ये देखो हो तो रहा है, डिफॉल्ट वाले से कॉल किया गया है किसको, पैरामीटराइज्ड वाले। यहाँ पे सर अगर आप यहाँ रेडियस वहाँ पे वेरिएबल मतलब ये जो है इसको चेंज कर दो। हाँ अरे 56 भेजो रे थोड़े ना भाई, बस वही लिमिट मत क्रॉस कर जाओ उसकी, इंट की। 56 भेजो, 57 भेजो, 35 भेजो, 55 भेजो, जो मन करे वो भेजो भाई, इसमें कौन सा रोक है। उसको बस इंट चाहिए, अब वो नंबर छोटा भेजो, बड़ा भेजो, प्लस में भेजो, माइनस में भेजो, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ बस 10 वालों मत भेज देना, क्योंकि वो तो डबल में आ जाएगा ना, ठीक है। अब बात समझ में कुछ आई कि एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, पैरामीटर सबका क्या होगा, अलग होगा, और एक दूसरे को वो चाहें तो दिस के सहारे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसे नंबर ये वाला है, ये इस वाले को कॉल करना चाहे तो क्या लिखेगा, दिस, और भेज देगा क्या, सर यहाँ पे वहाँ पे सर मान लीजिए दो वेरिएबल दो रेडियस की वैल्यू दो, हाँ दो, अच्छा 2 पैरामीटर ले लो भाई, जैसे इसी में मान लो 2 ले लो, तो भैया यहाँ भी तो 2 भेजोगे। हाँ बोलो। हमारे दो रिजल्ट अलग अलग प्रिंट, जो तो
तो वहाँ पे दो बार लिखना पड़ेगा कीवर्ड। अच्छा, नहीं वो बताते, पहले इतनी बात समझ में आएगी नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अब एक बात और दिमाग में अच्छे से बैठा लो, एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लो, जो दिस वाली लाइन है ये 2 बार कॉल नहीं हो सकती। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर सकते हो, लेकिन तुम सोचो एक के अंदर खड़े होकर 2 लोग को कॉल करें, तो ये संभव नहीं है। और ये बताते हैं क्यों नहीं संभव है। पहले एक चीज ये देखो, संभव तो यही नहीं है, ये लिख लेना, देख रहे हो। तो अब दिमाग में ये बात, ये सब लिख नोट डाउन जरूर करना, और इसमें ये याद रखना, ये एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल तो कर सकता है, लेकिन शर्त ये है हमेशा पहली लाइन में। देख रहे हो, कुछ गलत, कुछ अलग किया इसने, कुछ अलग नहीं किया ना। वही यही उठा के यहां रख दो, सही है, लेकिन यही उठा के यहां रख दो, गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो दिस है, जो एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ये काम सिर्फ एक ही लाइन, पहली लाइन में होना चाहिए। यही वजह है कि भाई तुम एक कंस्ट्रक्टर से कभी 2 कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। अगर 2 ठो कॉल करोगे तो दूसरा हो जाएगा ना। देखो इस पे एरर नहीं आ रही है, इस पे एरर आ रही है क्योंकि ये दिस वाली जो लाइन दूसरी लाइन पे कभी हो ही नहीं सकती। और 2 ठो कॉल करोगे तो कोई तो दूसरे नंबर पे जाएगा, ठीक है ना। रिटर्न टाइम नहीं, सब ये सब भूल जाओ, बस ये याद रख लो, दिस को 2 बार कॉल नहीं किए, 1 बार कॉल किया जा सकता है। और पहले दिमाग में एक ही बात रख लो, हमेशा पहली लाइन, ठीक है। हमेशा ये लिख लेना, ये बातें ये नोट डाउन जरूर करना, ये चीजें, ठीक है। जब वीडियो सुनना अगर तो भी नोट डाउन ये जरूर कर लेना। तो भैया नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? चलो अच्छा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसका नाम थोड़ा क्लास का बदल देते हैं। अच्छा, ये क्लास का नाम हम बदलें तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी बदलना पड़ेगा, जहां ऑब्जेक्ट बनाए हैं वहां बदलना पड़ेगा। इसीलिए आपको बताए हैं ना, हमेशा याद करो, राइट Alt Shift R, या तो डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करो शॉर्टकट का, या फिर राइट क्लिक करो, और इसके बाद यही एक ऑप्शन आएगा रीफैक्टर, और यहाँ एक कंसेप्ट आएगा क्या, रीनेम। यहाँ से नाम हम उसका रख देते हैं, मान लो क्या रखें, चलो रख देते हैं XYZ। तो जहाँ जहाँ ये पेरेंट लिखा होगा वहाँ वहाँ इंटर मार दोगे, XYZ हो जाएगा। देखो यहाँ भी हो गया, और जहाँ ऑब्जेक्ट बनाए थे वहाँ भी हो गया। एक काम करते हैं, जरा एक फालतू की सारी चीज़ें पहले कर देते हैं, क्लोज ऑल करके बंद, उतनी ही चीज़ें हमें दिखे जितनी काम की हैं। एक है बूटस्ट्रैप, और एक क्या था काम का नाम, क्या रखा था हमने, XYZ। कोई कंफ्यूजन अब नहीं है। चलो एक क्लास और बनाते हैं, न्यू करके एक क्लास, उसका नाम रखते हैं क्या, पेरेंट। अच्छा, चलो एक क्लास, एक और क्लास बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं, मान लो कुछ भी नाम से, तो नाम रख देते हैं क्या, चाइल्ड। ठीक, अब पेरेंट में एक मेथड है पब्लिक वाइड और पी है, और ऐसे ही चाइल्ड में एक मेथड है जिसका नाम है पब्लिक वाइड सी।
दो मेथड है, पब्लिक वाइड, एक पेरेंट में P है, चाइल्ड में C, ठीक है। आते हैं अब जरा, एक क्लास है मेरी ऊप्स टेस्ट। पहले एक बेसिक सवाल पूछेंगे जो हम पहले भी पूछ चुके हैं, बता भी चुके हैं। अगर हम लिखते हैं न्यू और क्या लिखते हैं, चाइल्ड, अब बताओ तो मेथड किसका किसका लोड होगा, चाइल्ड और पेरेंट दोनों का, ये आपको पता है। लेकिन ये बताओ दोनों में पहले किसका लोड होगा, पहले, हाँ, क्योंकि लोड करने जब जाएगा तो पहले चाइल्ड, लेकिन अभी नहीं, तो है ही नहीं, हाँ यार, पेरेंट चाइल्ड नाम लिखने से नहीं हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं किसी का नाम बाबू रख दो तो बाबू बन जाएगा, हाँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो अब न्यू चाइल्ड, अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो जाएगा मेथड लोड करने चाइल्ड का ही, लेकिन पहले फिर नाम पढ़ लेगा किसका, पेरेंट का, तो पहले उनका उठाएगा और फिर चाइल्ड का उठाएगा। यार तभी देखो ओवर राइडिंग भी तभी होती है, आखिर चाइल्ड वाला बसता है ना। हमेशा ये देखो, कोई अगर किसी तुम्ही को हम दो आदेश दें, तुम्हें दो आदेश दें एक ही काम करने के लिए, तो तुम कौन सा मानोगे, दूसरा वाला, पहला वाला क्यों मानोगे यार, तो हम पागल थे दोबारा बोले। हम कहे चाय लेते आओ और इसके बाद फिर कहे नहीं 5 बजे नहीं कॉफी लेते आओ, तो तुम चाय लेके आओगे, कॉफी ना भाई, मतलब जो रिसेंट है, जो लेटेस्ट है वही माना जाएगा ना। तो इसीलिए तो ओवरराइडिंग होती है कि पहले पेरेंट का लोड होता है और फिर उसी नाम का किसका लोड होता है, चाइल्ड का। तो बाद वाले को रखता है, पहले वाले को क्या करता है, हटा देता है ना। तो अब आते हैं यहाँ, इतनी बात सबको समझ में आती है, आई थिंक इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं। यहां पे मान लो एक कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक और क्या, चाइल्ड, और यहां लिख देते हैं आई एम, या लिख देते हैं इतना सीधा, हाँ, या हाँ, चाइल्ड्स देखो इंग्लिश में ये अपोस्ट्रोफी लगा के एस मतलब का के लिए होता है, या तो हम लिखते कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड, या लिख दिए चाइल्ड्स कंस्ट्रक्टर, है ना। मतलब क्या है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। ऐसे ही इस पे आ जाते हैं। पेरेंट और यहां लिख देते हैं पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर। आ जाते हैं यहां, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, चाइल्ड का ना। रन करते हैं, चाइल्ड का तो चला ही चला, पेरेंट का भी चला। तो अब ये याद आपको रखना है, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले अगर वो उसका कोई पेरेंट है तो पहले हिसाब किताब किसका करेगा, पेरेंट का, तब आएगा चाइल्ड पे। तो पहले ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, पहले किसका चलेगा, पेरेंट वाला, फिर चलेगा कौन सा, चाइल्ड वाला। लोड भी पहले कौन होगा, पेरेंट वाला, फिर लोड होगा कौन सा, चाइल्ड वाला। वैसे ही सेम यहाँ है, तो ये याद रखनी है। कभी ऐसे केस में मत बता देना सिर्फ चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा। इंटरव्यू में ऐसे ही करेंगे, देख रहे छोटी छोटी क्लास बना रहे हैं, वो ऐसे करेंगे यार। एक नोटपैड पे ऐसे बना देंगे और फिर क्या कहेंगे, इस तरह से बना देंगे, ऐसे बना रहेगा, मतलब इतना बड़ा भी नहीं रहेगा, इतना गैप छोड़े हैं ना, वो लोग फटाफट ऐसे छोटा छोटा क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे। ये हो गया, एक ये बना दिया, है ना, और फिर एक ऐसे मेन मेथड बना देंगे, एक क्लास बना के, और फिर तुमसे पूछेंगे बताओ उत्तर क्या आएगा। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो, ऐसे 2 बना दिए और एक तीसरा, ये तीसरा ऐसे बना दिए। और अब पूछेंगे कि क्या प्रिंट होगा, तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो चाइल्ड में, लेकिन चाइल्ड कर रहा है एक्सटेंड किसको, पेरेंट को,
तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद किसका चलेगा, चाइल्ड का। तो उत्तर आएगा यही कि क्या पहले आएगा पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर, इसके बाद आएगा क्या, कंस्ट्रक्टर। तो याद रहेगी ये बात ना। अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अच्छा, चाइल्ड चलाओ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले चाइल्ड का चलेगा नहीं, पहले पेरेंट वाला कॉल होगा, उसके बाद चाइल्ड, अपने आप तुम्हारे सामने है। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली तुम कॉल करना चाहो, मतलब कॉल तो हो ही रहा है, हम चाह रहे हैं कॉल हो भी और हमको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे दिस नहीं था, उसी क्लास के एक क्लास के कंस्ट्रक्टर एक दूसरे को कॉल करने के लिए किसका यूज कर रहे थे, दिस का। वैसे ही अगर चाइल्ड को पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो एक वर्ड चलता है क्या, सुपर। अब भी कोई उत्तर में अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल। ये भी हमेशा कहाँ, पहले लाइन में, और 2 बार नहीं कॉल कर सकते। एक जैसे उसका था, हमें एक ही पहली लाइन में ही होगा जब होगा। अब भी वही उत्तर आ रहा है कि नहीं। तो सुपर, तुम ये कहोगे सर सुपर लिखने का कोई खास फर्क, पहले भी वही हो रहा था अब भी है। लेकिन हाँ, अब ये देख के किसी को ज्यादा दिमाग लगाने के, ये देखेगा तो समझ जाएगा कि उसके पास भी कंस्ट्रक्टर है पेरेंट के, तभी तो चाइल्ड क्या किया है, उसे कॉल किया है ना सुपर लिख के। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर नहीं लिखे सुपर तो तब भी वही होगा, तब भी नियम तो वही है, पहले पेरेंट का चलेगा और फिर किसका चलेगा, चाइल्ड का। फायदा है, फायदा ये है अगर ये पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो है, ध्यान से समझना, पेरेंट है ना, ये कंस्ट्रक्टर है, मान लो यही पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब देखो पहले तो एरर आने लगी। सवाल ये उठता है सर कि एरर क्यों आ रही है। तो ध्यान से देखो, हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड का। हम लिख रहे हैं न्यू चाइल्ड, और ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, चाइल्ड का। जब वो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलाने आएगा तो चाइल्ड का चलाएगा पहले कंस्ट्रक्टर, पहले पेरेंट का ना। लेकिन जब पेरेंट का चलाना जाएगा तो कहेगा भैया हम ऐसे फ्री में नहीं चलेंगे, हमको नंबर चाहिए, नंबर दो तब हम चलेंगे। तुम कहोगे सर जी पहले कैसे चल दे रहा था, पहले इसलिए चल ले रहा था कि नंबर नहीं मांग रहा था, ये कुछ मांग नहीं रहा था इसलिए फट से कॉल कर दे रहा था। लेकिन अब तो ये मांग रहा है ना, अब तुम्हारी ये मजबूरी है कि तुम सुपर वर्ड लिखोगे। पहले देखा था ना, सुपर नहीं लिखा था तब भी चला था, सुपर लिखा था तब भी चला था। अब भैया लिखना पड़ेगा, और सुपर और खाली में छोड़ो, सुपर और क्या मांग रहा है पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, इंट मांग रहा है ना, तो भैया सुपर भी लिखोगे और नंबर भी लिखोगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। तो ये याद रहेगा आपसे। तो अब याद रखना, अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तब चाइल्ड को सुपर लिखना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकता। सुपर भी लिखना पड़ेगा और पेरेंट के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको भेजना भी, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर वो मांग रहा है जिस टाइप का, उस टाइप की वैल्यू यहां से भेजनी पड़ेगी। इस चीज से ये बच नहीं सकता, याद रहेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, मान लो पेरेंट के पास 2 कंस्ट्रक्टर हो सकता है ना, एक बिना पैरामीटर का और एक कैसा है, पैरामीटराइज्ड। अब चला के देखते हैं। अब ये न कह दो हम सुपर नहीं लिखेंगे, एरर दे रहा है, नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि बिना अगर नहीं कुछ करोगे, सुपर नहीं कॉल करोगे, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है, तो समझ जाएगा किसे कॉल करना है, बिना पैरामीटराइज्ड वाले को। और वहां बिना पैरामीटर वाला एक है तो डिफॉल्ट वाले को कॉल कर लेगा। और अगर हम यहाँ लिखें
सुपर और पैरामीटर ना भेजे तब से कॉल करेगा डिफॉल्ट वाले को। लेकिन अगर हम ये कॉल करें तो कौन सा कॉल होगा? दो पैरामीटर है, दो कंस्ट्रक्टर है पेरेंट के पास, तो कॉल किसको करेगा? पैरामीटर वाले। और दोनों को कॉल करना चाहे तो कर ही नहीं सकते। सुपर दो बार लिखा ही सुपर कहता है हम दूसरी लाइन में होंगे ना दिस ना सुपर, ये दोनों हमेशा कहते हैं जब हम रहेंगे कहाँ रहेंगे? पहली लाइन में रहेंगे हम दूसरी। हाँ, यहाँ पे आप इसको कॉल, हाँ लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है ये जो पेरेंट है ये किसे कॉल कर ले? दिस कर दे ऐसे। तो इसके लिए अब कौन कॉल होगा? देखो ध्यान से, हम अगर रन करें यहाँ से तो चाइल्ड क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या चलेगा? चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, और पहले किसका चलेगा? चाइल्ड का नहीं चलना है, अच्छा सॉरी किसका चलना है? पेरेंट का। तो अब देखो पहले चाइल्ड का, पहले ये सुपर का यूज करेगा और क्या भेजेगा यार 56, तो ये वाला चलेगा। जब ये चलने आएगा तो ये किसको कॉल करेगा? दिस। तो अच्छा देखो ऐसा मत देखो, पेरेंट के अंदर दिस लिखोगे तो पेरेंट के अंदर की बात करेगा। दिस मतलब यह होता है ना, और सुपर का मतलब होता है पेरेंट की बात करेगा। वैसे एक चीज ये भी है, हम लोग पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास बोलते हैं ना, बहुत से लोग इसी को ये भी बोलते हैं सुपर क्लास और सब क्लास। पेरेंट क्लास को बहुत से लोग क्या बोलते हैं? सुपर क्लास। और चाइल्ड क्लास को क्या बोलते हैं? सब क्लास। ठीक है, तो ये दिस और सुपर क्लियर हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस और सुपर पूछते हैं इंटरव्यू में अक्सर। तो अच्छा ये तो हुआ कंस्ट्रक्टर के बारे में, लेकिन एक चीज और तुमको दिखाते हैं। पेरेंट क्लास में एक कंस्ट्रक्टर और हाँ हो सकता है, अरे होगा, लेकिन वो इंट नहीं हो सकता ना, वो तो रहेगा तो क्या रहेगा? या तो स्ट्रिंग रहेगा या तो फिर क्या हो सकता है? दो पैरामीटर हो सकते हैं, थोड़ा अंतर होना चाहिए ना। अब दो पैरामीटर भेज, सुपर कॉल करके दो पैरामीटर भेजोगे तो कौन चलेगा? ये वाला। एक भेजोगे तो ये वाला, नहीं भेजोगे तो ये वाला ना। देखो हाँ भाई, क्योंकि अंदर तुम दिस लिख के उसको कॉल कर दे रहे हो ना, ये लाइन से पढ़ते हुए आ रहा, जो जो मिलेगा रास्ते में उस हिसाब से कॉल करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। क्लियर रहेगी बात? अब नहीं, कंस्ट्रक्टर फाइनल, पहली बात तो कंस्ट्रक्टर क्यों फाइनल करोगे? कंस्ट्रक्टर ओवरराइड होता ही नहीं, तो फाइनल का है। फाइनल वर्ड तो ओवरराइडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो चीज ओवरराइड ही नहीं हो सकती वहां फाइनल वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। अब कुछ हद तक क्लियर है दिस और सुपर। लेकिन अच्छा एक चीज और दिखाते हैं तुमको। अगर मान लो इस पेरेंट क्लास के अंदर, वैसे इस पेरेंट क्लास के अंदर जो ये मेथड है सी, वहां मेथड पी है ना, हम कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना यार। चाइल्ड तो पेरेंट चीजों को क्या कर सकता है? आराम से कॉल कर सकता है। लेकिन ध्यान देना एक चीज, लेकिन हम ऐसे, बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं। देखो इस सुपर और उस सुपर में अंतर है। ओके सर, ये दोनों तो सुपर हैं, लेकिन ये सुपर पैरेंथेसिस के साथ है और ये सुपर पैरेंथेसिस के साथ नहीं है। जब सुपर पैरेंथेसिस होता है तब बात होती है, अब दिस पैरेंथेसिस होता है तो बात होती है कंस्ट्रक्टर की। और जब सुपर डॉट लगाओगे तो इसका मतलब है पेरेंट क्लास की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है पेरेंट सुपर डॉट, या कई कई जगह लिखा होता है दिस डॉट। क्या लिखा होता है? दिस पैरेंथेसिस नहीं, सीधे दिस और डॉट, तो वो करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा होता है। तो सुपर, तो तुमसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि दिस और सुपर क्या है, या दिस और सुपर में अंतर बताओ, तो बताओगे दिस कैन बी यूज लाइक दिस डॉट या दिस पैरेंथेसिस। व्हेन इट इज दिस पैरेंथेसिस मीन्स इट इज कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, और जब दिस डॉट तो करंट ऑब्जेक्ट। वैसे बोलोगे सुपर पैरेंथेसिस भी हो सकता है और सुपर डॉट भी हो सकता है। तुम कहोगे सर जी क्या फायदा हुआ, हम तो पी मेथड वैसे भी कॉल कर सकते थे, और आप कह रहे हो सुपर लगा के कॉल करो। फायदा कुछ नहीं। देखो
अब मान लो यहाँ तो 2 ही मेथड दिख रहा है, तो सारी दुनिया यही दिख रही है। जब सही से काम करोगे तो एक क्लास में पता चला 70 मेथड है, एक क्लास में 60 क्या बना दिए हो, मेथड बना दिए हो, 1500 लाइन का है। तो हमें ऐसे देख के पता नहीं चलेगा, कोई देख के कैसे बताएगा कि ये जो पी मेथड है पेरेंट वाला है कि चाइल्ड वाला। याद थोड़ी ना कि तुमको 70 मेथड मन में, भाई ये तो अपनी क्लास का भी कॉल कर सकता है और अपने पेरेंट का। तो पी को देख के ये नहीं बता पाएगा कोई कि ये पी का कोड कहाँ लिखा है, चाइल्ड में लिखा है कि कहाँ लिखा है, पेरेंट में। लेकिन अगर ये लिखा हो तो तब पता चल जाएगा, तब कोई झंझट नहीं होगी। इसलिए है ये, इससे अब मेरा कोड थोड़ा साफ सुथरा रहे, पढ़ने में समझने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, ये अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है इस तरह से कॉल करना। पेरेंट के मेथड को कॉल वैसे तो कर ही सकते हो, लेकिन सुपर डॉट लिख के कॉल करोगे तो इसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है कि कोई तुम्हारा कोड देखेगा या तुम ही बाद में देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चीज़ है कहाँ पे और कहाँ पे नहीं है। वैसे पता तो हमें वैसे भी चलती, लेकिन तब कैसे पता चलती, हम ऐसे करते, यहाँ जाते, अंदर देखते, तब पता चलता ना। 5 सेकंड ज़्यादा लगाते ना, हम क्यों 5 सेकंड ज़्यादा लगाएं जब ये चीज़ हमको देखते ही पता। अब मान लो पी नाम का मेथड यहाँ हो ही ना पेरेंट के अंदर, पी नाम का मेथड यहाँ हो ही ना। मान लो पी नाम का मेथड पेरेंट के अंदर नहीं है, कहाँ पे है, चाइल्ड के अंदर। तब अब ऐसे तो तुम्हें नहीं पता, ऐसे तो ये हमेशा ये ऐसे रहेगा तो क्या बताएगा। हम पी को कॉल कर सकते हैं, मेरे अंदर है तब भी, मेरे पेरेंट में है तब भी। लेकिन अगर सोचो तुम्हारी क्लास के अंदर हो और लिखो क्या तुम, तब एरर देगा। तब कहेगा क्या कर रहा है भाई, पेरेंट में, मतलब ये स्पेशली किसकी बात कर रहा है, पेरेंट में, इसलिए है ये। ठीक है, हाँ, वहां दिस यूज करते हो। दिस का मतलब करंट क्लास की बात करता है, करंट ऑब्जेक्ट की बात करता है। सुपर का मतलब पेरेंट की बात करता है। दिस मतलब होता है ये ना, यह इसी की बात कर रहा है। दिस बोले तो, सुपर बोले तो पेरेंट की बात है। क्लियर है आप? तो भाई ये काम करना, इस क्लास में कई छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आएंगे, ढेर सारे, समझ रहे हो, उनको लिख लेना। क्योंकि अक्सर जो प्रोग्राम तुमको इस टाइप के देंगे, तुम्हें लगेगा कहाँ से, उनके पास सब नेट पे होता है, वो उठा कॉपी करके सीधे तुम्हारे चैट पे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और कहेंगे देख के बताओ उत्तर क्या होगा। और कई बार उत्तर यही होगा, कुछ गलत लिखे होंगे, दिस को दूसरी लाइन में लिख दिए होंगे, या आप सुपर को दूसरी लाइन में लिख दिए होंगे, या कुछ और कर दिए होंगे, हैं, तो तुम्हें तुरंत बताना होगा कि भैया ये कोड कंपाइल नहीं होगा। या यहाँ, और अक्सर जो ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसा कोड 2-3 भेजते हैं इंटरव्यू में, तो याद रखना वो दिस सुपर पे बेस्ड होंगे और ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग, यही 4 कंसेप्ट के अंदर के ही होंगे और कहीं बाहर से वो नहीं होंगे। जिसको ओवरराइडिंग समझ में आ रही होगी वो उत्तर सही बता देगा। दिस सुपर ये सब पता है तो वो बता देगा कि यार ये कोड पहले सही लिखा है कि नहीं, कंपाइल होगा कि नहीं, गलत तो नहीं लिखा है। ठीक है, जैसे दिस 2 बार कॉल कर दिया है ना, या दिस को सुपर लाइन में दूसरी लाइन में रख दिया, सुपर को दूसरी लाइन में रख दिया, तो तुम तुरंत बोल दोगे साफ चलने की बात छोड़ दो, ये कोड कंपाइल ही नहीं होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, दिस और सुपर कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड का पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। और ये चीज सुपर वैसे तो लिखना चाइल्ड में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तब चाइल्ड को सुपर लिखना ही पड़ेगा, और सुपर लिखेगा और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर भेजेगा। क्लियर? तो चलो ये तो हो गया क्या तुम्हारा, दिस और सुपर और कंस्ट्रक्टर को लेके। ठीक है, ये मान के चलो ये क्लास इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना, ये क्लास भी इंटरफेस वाली भी, और ये सब, ये क्लास तो ऐसे क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा और नहीं बताओगे बाहर कर देगा। तो की सीधी एक बात, नहीं बताओगे तो वो क्या करेगा, ऊप्स के क्वेश्चन नहीं बताओगे तो वो जरूर बाहर करेगा।
वूप्स के क्वेश्चंस और जावा के स्टैटिक नॉन स्टैटिक, इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं दिए तो वो आगे भले कितने भी बता डालो, सारा सेलेनियम का कोड लिख दोगे, ड्रॉप डाउन एक्शन फैक्शन सब लिख दोगे, तब भी लेगा नहीं फिर वो। मतलब इनको तो तैयार ही करके बैठ रखना है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया उसमें ये टॉपिक। अब क्या बचता है? अब बचता है एक चीज इनकैप्सुलेशन, एक चीज, और दूसरी चीज क्या? डाउन कास्टिंग। चलो डाउन कास्टिंग पहले आज देखते हैं। इनकैप्सुलेशन तो हम अभी अब इसके बाद फ्रेमवर्क जब स्टार्ट करेंगे इनकैप्सुलेशन तो हम वहीं देखेंगे। क्या करें? किसमें? पेरेंट में बना सकते हो, लेकिन बनाओगे तो फिर ये क्लास नहीं रह जाएगी, फिर इसे क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर यहाँ सोचो इस पेरेंट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दे, कैसे बनाओगे? ऐसे ना, पब्लिक वाइड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड, और मेथड का नाम अगर एप्स रख दे और सीधे ही बंद, यही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना? हाँ, तब ये देखो एरर आएगी, कहेगा भैया क्या करो, इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाओ। अच्छा हाँ चलो ये क्वेश्चन सही कह रहे हैं। अच्छा ये भी सही सोच रहे हैं, लोगों के दिमाग में सवाल आता है, इंटरव्यू में फंसाने के लिए बात पूछते भी हैं कि यार ये बताओ कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है? तो तुम कहोगे साहब नहीं बनता है। फिर दूसरा सवाल उसी में पूछेगा वो कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है? तो जनरल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो जनरली ये होती है कि ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे कंस्ट्रक्टर चलता है, और जब इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कैसे चलेगा? इसीलिए लोग कई बार जवाब दे देते हैं कि कंस्ट्रक्टर के उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, और वो गलत जवाब है, होता है। जैसे ये देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कि नहीं है, और इसके पास 3 कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो अब सवाल उठता है ये चलेंगे कैसे? पहले तो ये याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो अकेले अधूरा ही होता है जब तक किसी क्लास के अंदर क्या न किया जाए, एक्सटेंड न किया जाए। तो ऑब्जेक्ट तो इसका नहीं बनता, लेकिन इसके चाइल्ड का तो बनेगा। जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर अंदर से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। यहाँ देखो, पहले देखो यहाँ एरर क्यों आ रहा है। यहाँ एरर इसलिए आ रहा है कि आपने पेरेंट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को उसे एक्सटेंड किया है, उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। पहले तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये बताओ, ये कंस्ट्रक्टर है, ये वाला किसका है? पेरेंट नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है कि नहीं है? बोलो। पेरेंट नाम की एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसका नाम क्या है? पेरेंट है। तो ये चल तो रहा है, देखो। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने तो चाइल्ड को चलाने आएगा। जब चाइल्ड को चलाने आएगा तो यहाँ पढ़ेगा क्या? सुपर 56। तो सुपर का मतलब क्या? पेरेंट। और पेरेंट का वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर एक पैरामीटर है, वो भी किस टाइप का? इन टाइप का। ये कौन है? ये है। तो देखना चलेगा। तो तुमसे पूछेगा कि यार वो चलेगा कैसे, तो तुम कहना पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता सर, लेकिन जिस क्लास के अंदर उसे एक्सटेंड किया जाएगा उसका तो ऑब्जेक्ट बनेगा। और जब उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा तो अपने आप उससे पहले वो किसका चलाएगा? पेरेंट वाला। तो पेरेंट तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कंस्ट्रक्टर चलता है, चल सकता है। इसीलिए पेरेंट्स के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर होते हैं। अरे कोई बात नहीं, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसमें चाइल्ड का तो बनेगा। जब चाइल्ड का बनेगा तो चाइल्ड के चलाने आएगा। चाइल्ड में पढ़ेगा सुपर का नाम, तो फिर किसको चलाएगा? पेरेंट वाले को, और फिर चलाएगा अपने वाले को। तो चला नहीं, एकदम बेवजह नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? सीधी इसलिए नहीं हो सकते, इसका तो ऑब्जेक्ट कभी बनेगा नहीं, और जब चाइल्ड का भी बनेगा तो चाइल्ड ने उसके सारे के सारे मेथड्स को क्या कर रखा है? ओवरराइड कर रखा है। सारे के सारे मेथड्स को क्या कर रखा है? ओवरराइड कर रखा है। और वैसे ये भी देखो, तो ये इस और अच्छी एक चीज ये देखो, ये क्रोम ब्राउजर है ना? क्रोम ब्राउजर है कि नहीं है? चलो फाइनल वर्ड हटाते हैं। ये देखो,
तो ये यार कभी भी ये एक इंटरफेस को ले, ये कभी सुपर वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अरे अच्छा, सुपर कर रहा है, इसके अंदर तो नहीं हो सकता ना। तो एक चीज़ ये भी सवाल उठता है, आखिर ये सुपर फिर लिखने ही क्यों दे रहा है ना। लेकिन याद रखना, सुपर लिखने भले दे रहा है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो याद रखना इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी नॉर्मल क्लासेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में दोनों में कंस्ट्रक्टर संभव है। ठीक है, अच्छा एक बात और बात कर रहे थे हम अप कास्टिंग की और डाउन कास्टिंग की, है ना। तो यार एक चीज जान लो, अप कास्टिंग क्या होती है? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखना, जो तुम कर चुके हो। तुम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में नहीं रख रहे थे, वही क्या थी? अप कास्टिंग वही होती है, और बाय डिफॉल्ट वो संभव है। चलो इसको भी जरा ट्राई करते हैं। कौन सी क्लास है भाई हमारे पास? पेरेंट चाइल्ड करके बनाया ना, ये ऊप टेस्ट में आते हैं। इसका